नमस्कार, राजस्थान ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सांबर के चौहान वंश के बारे में और जानेंगे इनके प्रमुख शासकों के बारे में और इनसे जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सांबर, जिसे शाकंभरी या स्पादलक्ष भी कहा जाता है। स्पादलक्ष का अर्थ होता है 1.25 लाख लोगों का समूह है। सांबर झील के आसपास इस वंश की उत्पत्ति हुई थी। इसी कारण इसे सांबर का चौहान वंश भी कहा जाता है। इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी जाती है और ये सूर्यवंशी कुल से संबंध रखते हैं। इस वंश का संस्थापक वासुदेव चौहान को माना जाता है, जिसने 551 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की। उस समय वासुदेव की उपाधि महाराज की थी, अतः ये एक सामंत शासक थे। इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक की बात करें तो वो पृथ्वीराज प्रथम था, जिसकी उपाधि महाधिराज की थी। इस वंश की कुल देवी आशापुरा माता है। इनके मंदिर का निर्माण विग्रहराज द्वितीय ने बड़ौच गुजरात में करवाया। इनके इष्ट देव अर्शनाथ हैं, जिनका मंदिर सीकर में है। तो अब बात करते हैं इनके प्रमुख शासकों के बारे में। चौहान वंश का सबसे प्रथम शासक था वासुदेव चौहान, जिसने 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की। इसी ने ही सांबर झील का निर्माण करवाया था। इसके बाद अगला मुख्य शासक हुआ विग्रहराज द्वितीय, जिसने गुजरात के बड़ौच में आशापुरा माता मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद चौहान वंश का अगला मुख्य राजा हुआ अजयराज चौहान, जिसका शासनकाल रहा 1105 से 1133 के मध्य। अजयराज चौहान ने अजमेर शहर का निर्माण करवाया और इसमें अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसे गढ़बिठली के नाम से जाना जाता है। और बाद में इस दुर्ग को 15वीं शताब्दी में महाराणा रायमल के पुत्र पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम परिवर्तित करके तारागढ़ रख दिया। अजय मेरू दुर्ग को पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। जिब्राल्टर यूरोप के दक्षिण छोर पर भूमध्य सागर के प्रवेश द्वार पर ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र है। जिब्राल्टर ऐतिहासिक रूप से ब्रिटेन के सशस्त्र बलों के लिए एक महत्वपूर्ण आधार रखता है और यह शाही नौसेना का एक आधार है। इसके बाद इनका अगला मुख्य शासक हुआ अर्णोराज चौहान, जिसका शासनकाल रहा 1133 से 1155 ईस्वी के मध्य। इन्होंने अजमेर शहर में अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद चौहान वंश का अगला शासक हुआ विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें बिसल देव भी कहा जाता है। इनका शासनकाल रहा 1158 से 1163 ईस्वी के मध्य। इन्होंने टोंक में बिशलपुर बांध का निर्माण करवाया। इन्होंने अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद में परिवर्तित कर दिया, जिसकी बाहरी दीवार पर विग्रहराज चतुर्थ द्वारा रचित नाटक हरकिला के कुछ अंश अभी भी लिखे हुए हैं। इनके आश्रित कवि थे सोमदेव सूरी, जिन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक की रचना की थी। इन्होंने दिल्ली के तोमर शासक को परास्त कर दिल्ली को चौहान साम्राज्य में मिलाया। इसके बाद शासन आया पृथ्वीराज तृतीय का। ये चौहान वंश के अंतिम प्रतापी सम्राट थे। इनका जन्म हुआ 1166 ईस्वी में गुजरात में। इनको कई उपनामों से जाना जाता है, जैसे राय पिथोरा, दलपूगल आदि। इनका प्रधानमंत्री केमास था। 1182 में तुमुल का युद्ध हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज ने महोबग के शासक परमर्दी देव को पराजित किया। इस युद्ध में परमर्दी देव के 2 वीर सेनापति अला व उदल वीरगति को प्राप्त हुए। 1182 में ही गुजरात के शासक भीमदेव व पृथ्वीराज तृतीय के मध्य अबू की राजकुमारी इच्छनी को प्राप्त करने के लिए युद्ध हुआ और इस युद्ध के बाद दोनों के मध्य संधि हो गई। दोनों ने इच्छनी से विवाह नहीं किया और इच्छनी के पिता ने उसे जहर दे दिया। और कुछ एक इतिहासकारों का मानना है कि पृथ्वीराज तृतीय ने इंचनी से विवाह कर लिया था, जिससे गुजरात के शासक भीमदेव व पृथ्वीराज के मध्य काफी संघर्ष हुआ। इसके बारे में आप अपने सुझाव कमेंट कर सकते हैं। पृथ्वीराज तृतीय के समय कनौज का नरेश जयचंद गहडवाल था, जिसकी पुत्री थी संयोगिता। ऐसा माना जाता है कि संयोगिता से पृथ्वीराज तृतीय के प्रेम प्रसंग के कारण कनौज के नरेश जयचंद गहडवाल व पृथ्वीराज तृतीय के मध्य काफी संघर्ष हुआ और पृथ्वीराज संयोगिता को कनौज से ले आया। पृथ्वीराज के समय में 2 प्रमुख युद्ध हुए, जिनमें पहला था तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन वर्तमान में हरियाणा के करनाल में स्थित है। वहीं पर तराइन के दोनों युद्ध हुए थे। पहला युद्ध हुआ था 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय विजय रहा, और दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय मोहम्मद गोरी से परास्त हो गया और मोहम्मद गोरी ने सिरसा के निकट युद्ध स्थल से भागते हुए पृथ्वीराज तृतीय को पकड़ा और उसकी हत्या कर दी। कुछ इतिहासकारों के अनुसार पृथ्वीराज को कैद कर अजमेर ले जाया गया, जहां उसे सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के आरोप में उसकी हत्या कर दी गई। पृथ्वीराज तृतीय का एक कवि मित्र था चंद्रबरदाई, जिसने पृथ्वीराज रासो महाकाव्य की रचना की थी। और इस काव्य का जो पिछला भाग है वो चंद्रबरदाई के पुत्र जलन
द्वारा पूर्ण किया गया था। पृथ्वीराज रासो के अनुसार मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज तृतीय को अपने साथ गजनी ले गया था और वहां जाके उसकी आंखें निकाल ली थी। और उसके बाद चंद्रबरदाई उससे मिलने गया और मोहम्मद गौरी को मारने की योजना बनाई। और गजनी में चंद्रबरदाई ने दुआ बोला, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। यह दुआ पृथ्वीराज चौहान को दूरी का अंदाजा बताने के लिए कहा गया था। और इसके बाद चंद्रबरदाई ने गौरी को कहा कि आप पृथ्वीराज को तीर चलाने का आदेश दें। जैसे ही गौरी ने आदेश दिया, पृथ्वीराज ने उसकी आवाज़ पर तीर चलाया और गौरी वहीं मर गया। इस बारे में भी आप अपने सुझाव कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इतिहासकारों के अनुसार मोहम्मद गौरी की हत्या 1206 में खोखर जाटों के द्वारा की गई थी और पृथ्वीराज की मृत्यु तो 1192 में ही हो चुकी थी। तो अगली बात करते हैं रणथंभौर के चौहान वंश के बारे में। पृथ्वीराज का एक पुत्र था गोविंदराज चौहान, जिसने कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी और उससे रणथंभौर प्राप्त किया था। यहीं पर 1194 में चौहान वंश की नींव रखी। रणथंभौर के चौहान वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ था अमीरदेव चौहान, जिसका शासनकाल रहा 1282 से 1301 ईस्वी के मध्य। इन्हें हट्टी शासक भी कहा जाता है। इनके लिए कहा जाता है कि सिंह सवन तत्पुरुष वचन, कदलन फलत एक बार, तिरिया तेल अमीर हट चढ़े न दूजी बार। इन्हें 16 युद्धों का विजेता कहा जाता है। इन्हें शाकंभरी के नरेश की उपाधि दी गई थी आचार्य बृहस्पति द्वारा। इन्होंने अपने पितर जैतर सिंह के 32 वर्षीय शासनकाल की स्मृति में रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। 1291 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया, लेकिन हमीर की तैयारी और दुर्ग की अवैधता से घबराकर वो ये कहकर चला गया कि मैं ऐसे सैकड़ों किलों को मुसलमान के एक बाल के बराबर का भी महत्व नहीं देता। अगली बात करते हैं नाडोल के चौहान वंश की। लक्ष्मण चौहान ने 960 में नाडोल शाखा की स्थापना की।